हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशन क्या होता है? तो ग्रेविटेशन क्या होगा? एक फोर्स का नाम होगा जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा उनके मास की वजह से, है ना। तो एक बात बोलेंगे कि एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेविटेशन ये क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। क्या है? एक फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। और मास क्या होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये कितना लगेगा? आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा? F = G, एक ऑब्जेक्ट का मास, दूसरी ऑब्जेक्ट्स का मास और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। यहाँ तो जी अपने पास आता है, इस जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10⁻⁻11। इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट डायमेंशन भी होती है। डायमेंशन क्या होगी? m-1 L3 T-2 इसी क्या होती है? डायमेंशन होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है एवरीवेयर। क्या होती है? यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आप लोग फिलहाल इतना ही ध्यान रखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक फंडामेंटल फोर्स है। इसका दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? G(m1m2)/r²। जी बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का हम नाम क्या देते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसकी डायमेंशन क्या होती है? m-1 L3 T-2। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने अर्थ के बारे में। अर्थ, तो अर्थ जो है वो भी क्या करती है? अपनी मास की वजह से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है? फोर्स लगाती है। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। तो ये प्लेनेट क्या करता है? अपनी मास की वजह से फोर्स लगाता है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? तो बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ होता है। ओके, ठीक है। जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी किसके बराबर होती है? तो ग्रेविटी क्या होती है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, ठीक है। और जो ग्रेविटी है ये क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। किसका? अर्थ का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। तो ये ग्रेविटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसको हम किससे निकालेंगे? mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में g। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होती है? टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ हमेशा हर चीज़ को कहाँ कहती है? अपने सेंटर की तरफ, टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन रहेगी। इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? डायमेंशन वहीं आएगी जो फोर्स की होती है। क्या? m1 L1 T-2। m1 L1 T-2। अब हम डिस्कस करेंगे इस जी के बारे में। इस जी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अर्थ ने क्या किया? फोर्स लगा दिया। और फोर्स लगने से क्या होता है? हमेशा एक्सेलरेशन आता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगता है तो उस नेट फोर्स की वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। तो
तो जो एक्सेलरेशन आता है अर्थ के फोर्स की वजह से, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो एक्सेलरेशन वाली ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो होती है डायमेंशन m0 L1 T-2 इसकी डायमेंशन होती है। ये भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो बात आएगी क्या अर्थ ने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उन ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आता है, क्या सभी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो आएगा वो सेम आएगा या अलग आएगा। तो हम बोलेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगी उनके अंदर एक्सेलरेशन क्या आता है, सेम आता है। चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो लाइटर ऑब्जेक्ट हो, उन सभी में जो क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम आता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वाला, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और अर्थ सरफेस के ऊपर नॉर्मली हम अर्थ सरफेस के ऊपर इस जी की जो वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, प्लेस टू प्लेस होती रहती है चेंज। जैसे हम हाइट पर चले जाएं तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, डेप्थ में चले जाएं तो इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, मून पे चले जाएं कि या किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं तो इस जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब जो जी है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्या होता है ये, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स सेल थ्योरम। न्यूटन्स सेल थ्योरम। ठीक है, अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वैल्यू कैसे आई कैसे नहीं आई, आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर ये आता है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम बात करेंगे दो केसेस के अंदर। सबसे हम पहले बात करेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में। इसी बारे में बात करेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में। तो स्फेरिकल सेल जो होता है वो एक प्रकार का होलोस्फीयर ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का होलोस्फीयर जिसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है। क्या होती है, थोड़ी सी थिकनेस। जैसे मैंने ये बनाया एक होलोस्फीयर। ठीक है, हमें करना क्या है वही मैं बताऊंगा इस टॉपिक में हमें करना क्या है। ये क्या हो गया, होलोस्फीयर। ठीक है, यहाँ क्या है, ये मेटेरियल यहाँ पर है, मेटेरियल यहाँ पर होता है। इस होलोस्फीयर का जो मास है वो क्या है, m मास है। इसका सेंटर क्या है, O है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, R है। इसका मास है। अच्छा, और हमने यहाँ पर एक मास रख दिया m मास, तो इसका मास है और इसका भी मास है। तो इस मास के ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कितना फोर्स लगाएगा। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, x आती है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, g, इसका मास अपॉन में डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स। क्या है, सेंट्रल फोर्स। और डिस्टेंस कहाँ से हमेशा मेजर करते हैं, सेंटर से। कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। सेंटर से लेके दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक के डिस्टेंस ही हम क्या करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, यदि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, आउटसाइड है, आउटसाइड है तो इतना फोर्स लगेगा। यदि ये वाला ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस आएगी, तो बच गई रेडियस के बराबर। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Gm अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यदि इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें, ठीक है, इस होलोस्फीयर के अंदर, तो ध्यान रखेंगे कि होलोस्फीयर के अंदर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। आउटसाइड Gm अपॉन में x स्क्वायर, सरफेस पे Gm अपॉन में R स्क्वायर, और अंदर कितना लगेगा, 0 लगेगा।
सेकंड में बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर के बारे में, सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, ये अपने पास क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, और इसका सेंटर O हो गया, इसकी रेडियस क्या होगी, R होगी, इसका मास कितना हो गया M, और यहाँ से x डिस्टेंस पर ये हमने M मास रख दिया x डिस्टेंस पर। तो यहाँ x डिस्टेंस पर जब वो ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही फोर्स लगेगा जितना यहाँ लगता था, जितना यहाँ लगता था, Gm/m/x²। ओके, यदि हम यहाँ रख दें तो यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, जितना यहाँ इसकी सरफेस पे आता है उतना यहाँ पर आएगा, Gm/m/r²। लेकिन यदि हमने ऑब्जेक्ट को अंदर रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हम ड्रा करेंगे एक और स्फीयर, ड्रा करेंगे एक और स्फीयर। तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया, होलो स्फीयर जैसा ही हो गया, सिर्फ इतना मानेंगे, होलो स्फीयर। ठीक है, ये इस होलो स्फीयर की वजह से इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो इतना जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये जो दिख रहा है, इतने की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अंदर वाला जो स्फीयर दिख रहा है इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और इसका मास हम क्या बोलते हैं, mx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mx। तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सॉलिड स्फीयर के अंदर तो वहाँ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F = G/mx, और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में ये डिस्टेंस मान लेते कितनी है, x है, कितनी है, x है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि mx एक्चुअली कितना आएगा। तो mx ध्यान रखेंगे, m अपॉन में r³, बड़े वाला जो स्फीयर दिख रहा है उसकी रेडियस का क्यूब, और अंदर क्या आएगा, ऊपर आएगा x³। तो ध्यान रखेंगे ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोग यूज करेंगे। पूरे स्फीयर का मास अपॉन में पूरे स्फीयर की जो रेडियस थी उसकी पावर 3, और अंदर जो बचा वो उसकी रेडियस कितनी है, x, तो x की पावर 3। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बाहर कितना फोर्स आएगा, Gm/m/x², सरफेस से कितना आएगा, Gm/m/r²। तो अंदर जो फोर्स बच गया वो कितना आ गया, mx कितना आएगा, mx³/r³, और नीचे अपने पास आएगा, यहाँ m आएगा, यहाँ x² आएगा। तो अंदर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, Gmx/m/r³, ये वाला फोर्स आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा चलो, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की, कुछ क्वेश्चंस की। जैसे मान लो अपने पास 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ठीक है, ये दोनों जो स्फीयर हैं ये सेम मटेरियल के हैं। क्या हैं दोनों स्फीयर, सेम मटेरियल के, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स r⁴ के प्रोपोर्शनल आएगा। क्या आएगा, r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। देखिए फ्रेंड कैसे आएगा। अच्छा, अब भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या आएगा, F = G। दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं भाई, आइडेंटिकल हैं। तो इसका मास और इसका मास कैसा होगा, सेम होगा, m अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से सेंटर तक लेते हैं। ओके, तो ये हो गया Gm² अपॉन में 4r²। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या दिया है, सेम मटेरियल दिया है। तो इस सेम मटेरियल से हमें एक आइडिया आया कि सेम मटेरियल का मतलब क्या है, इन दोनों स्फीयर की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस मास को हम क्या करेंगे, डेंसिटी के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने मास को m लिखा, वॉल्यूम को लिखा 4/3 πr³। तो जो मास बनता है वो मास क्या बनेगा, 4/3 πr³ तो यहाँ रखूँगा मैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, G
इसका स्क्वायर हो गया 16/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 रो स्क्वायर अपॉन में 4 r स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, r की पावर 4 बच जाएगा। क्या बचेगा, r की पावर 4। इसका मतलब फोर्स क्या आ गया, r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट के ऊपर। और देखिए ये बोल दिया गया कि जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। विदाउट चेंजिंग मास, बिना मास को चेंज किए। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था कि ग्रेविटी, अर्थ जो फोर्स लगाता है वो ग्रेविटी होती है, और वो ग्रेविटी वाला फोर्स ही क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो क्या लिखेंगे, जी अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होगी, अर्थ की रेडियस, है ना। जब हमने डायमीटर डबल कर दिया, इसका मतलब रेडियस क्या कर दी, हमने डबल कर दी। तो फिलहाल हमने अर्थ की रेडियस यानी डायमीटर डबल नहीं किया था, तो ये वाला फोर्स था। उसके बाद क्या हो गया, इस WF को मैं लिख देता हूँ W से वेट। अब क्या कर दिया, डायमीटर क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने से क्या हुआ, ये हो गया 2R, रेडियस कितनी होगी 2R, 2R का स्क्वायर कितना हो गया 4R। तो ये वाली जो चीज़ बनी अपने पास, ये बनी पहले वाला ऑब्जेक्ट का वेट। तो यहाँ जो वेट हो गया वो कितना हो गया, W/4। वेट कितना हो जाएगा, जितना था उसका 1/4 हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट, यदि अर्थ जो है उसका जो डायमीटर है वो क्या करते हैं, हम हाफ कर दें। क्या करते हैं, हाफ। और यहाँ लिख दिया विदाउट चेंजिंग डेंसिटी, विदाउट चेंजिंग डेंसिटी। तो पूछ लिया गया कि ऑब्जेक्ट का जो वेट आएगा उसमें कितना चेंजमेंट आएगा या और कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं लिखेंगे भाई, वेट हो गया W, जो कितना होता है mg होता है, और जो कितना आएगा Gm अपॉन में R स्क्वायर। ओके उमांक, ठीक है। तो अभी लिखा था हमने कि जो मास जो होता है अर्थ का, मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम लिखेंगे। डेंसिटी, वॉल्यूम क्या लिखेंगे अर्थ की, क्योंकि अर्थ क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर की वॉल्यूम। ठीक है, तो Gm 4/3 पाई R³ इंटू में m, ये हो गया अर्थ का मास, अर्थ की डेंसिटी, और नीचे आता है स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल। तो फिलहाल W कितना हो गया, 4/3 पाई ρ G/m। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया है, डेंसिटी सेम दिया है, तो जो फोर्स होगा उसको हम क्या करेंगे, डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फोर्स जो आता है वो डेंसिटी टर्म में, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भाई जो रेडियस है वो कितनी कर दी, हाफ कर दी, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई ρ G/2, और ये हो जाएगा m। और ये क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग में वेट था वो, तो यहाँ जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, जितना था उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग G, फैक्टर्स अफेक्टिंग G, स्मॉल g, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर से ऐसे चेंज हो सकती है। तो बात करेंगे फर्स्ट पे इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट की वजह से हो सकती है चेंज। दूसरा इफेक्ट ऑफ डेप्थ, डेप्थ की वजह से हो सकती है चेंज। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, और लास्ट में बोलेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, या बोलेंगे लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ
लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हो सकता है चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइट की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हम क्या बोलते हैं, अपने अर्थ है, अर्थ। ठीक है, इससे पहले हम एक बात और यूज करेंगे कि इसका हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो जी अपने पास होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी क्या होता है, तुम बोलेंगे जी अपने पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ जो m होता है वो m लिखेंगे मास ऑफ अर्थ होता है, और जो r है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ अर्थ क्या होता है, तो लिखेंगे 6 गुणा 10 की पावर लगभग 24 किलोग्राम होता है। और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि भाई 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6400 10 की पावर 3 मीटर होती है। ठीक है, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो जी आता है भाई, ये मास रखेंगे, आर रखेंगे, जी को रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी आती है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आती है। ओके, ठीक है। इसी बार पूछा जाएगा कि भाई डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5500 किलोग्राम होता है या 5.53 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, हाँ। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आया है ना, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, अर्थ के मास के ऊपर, है ना। तो हमने ये जी कहाँ निकाला है, प्लेनेट के ऊपर निकाला है। कौन से प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो यदि दूसरा प्लेनेट हो गया, ठीक है, तो उसका मास चेंज हो गया, उसकी रेडियस चेंज होगी। इसका मतलब जो जी है ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करेगा मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर, मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेडियस ऑफ प्लेनेट के ऊपर। ये डिपेंड, ध्यान रखेंगे कि ये डिपेंड करता है मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, अब इसका यूज और हम तो इसका यूज करेंगे थोड़ी देर आगे। अब देखिएगा कि इस जी को हमें लिखना पड़ जाए जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ जाए। तो जी के टर्म में हम जी डेंसिटी टर्म में क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर रो जी। तो भाई डेंसिटी के टर्म में जी को हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे 4/3 पाई आर रो जी। ये मास जो है ये घटा देंगे, ये वाला मास नहीं आएगा, 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है, ये लिखेंगे डेंसिटी के टर्म में। ओके, अब हम यहाँ आते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट के ऊपर। भाई अपने पास ये होगी अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास हो गया m, अर्थ का सेंटर हो गया O, अर्थ की रेडियस होगी r। ठीक है, और ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, g आता है। और ये g कितना आएगा, तो हम बोलेंगे gm/r² आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से चले गए h हाइट के ऊपर। कहाँ चले गए, h हाइट के ऊपर। तो h हाइट पे यहाँ क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, g डैश आएगा। तो कितना आएगा, gm अपॉन में इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, r प्लस में h का स्क्वायर, r प्लस में h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं भाई, g डैश अपॉन में g करेंगे तो ये आएगा r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से कम आती है, तो हम क्या बोलेंगे, g डैश क्या आता है, g से कम आता है। g डैश की वैल्यू कितनी आती है, g से कम आती है। इसका मतलब हाइट इंक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है।
हाइट बढ़ने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे एच बढ़ाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जी को यहाँ ले जाएंगे, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी एच हाइट के ऊपर। लेकिन जब ये एच हाइट की वैल्यू आर से बहुत छोटी होगी, ठीक है, उस केस में हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आता है जी डैश इजिकल टू जी इंटू में 1 माइनस में 2h/r आता है। जी डैश इजिकल टू जी इंटू में 1 माइनस में 2h/r। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब है ये, जब h की वैल्यू r से बहुत स्मॉल हो। ठीक है, पूछा जाएगा भाई क्या, चेंज इन वैल्यू ऑफ g, चेंज इन वैल्यू ऑफ g, बताओ वैल्यू ऑफ g में कितना चेंजमेंट आया। तो आंसर क्या आएगा, g माइनस में g डैश, तो आएगा 2h/r, 2h/r। पूछा जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन g, फ्रैक्शनल चेंज इन g, बताओ फ्रैक्शनल चेंज कितना आया। तो फ्रैक्शन मतलब यहाँ g हो आएगा साथ में, तो ये आ जाएगा g, इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज 2h/r। बोला जाएगा कि बाई परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज इन g। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन g। ठीक है, ये सारी बातें होगी। अब कुछ और फैक्ट्स और आएंगी, वो और इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वो हाइट कैलकुलेट करो, क्या निकालो, चलो ये निकाल लेते हैं कि जब वो हाइट क्या होगी, r के बराबर हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन इसका यूज करेंगे, जी डैश इजिकल टू जी, ये आएगा भाई r स्क्वायर, और ये जाएगा r प्लस में r, क्योंकि h के लिए कितनी होगी r, तो जी डैश कितना जाएगा, जी r स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4r स्क्वायर। तो जी डैश के लिए कितनी आ जाएगी, g/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, g/4 आ जाएगी। ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि किस हाइट पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जितनी सरफेस पे होगी उसकी आधी आ जाए, उसकी आधी आ जाए। ठीक है, तो यही यूज करेंगे, जी डैश इजिकल टू जी r स्क्वायर अपॉन में r प्लस में h का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे g/2 इजिकल टू जी r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। ये g से g कैंसिल हो गया, इसको यहाँ ले जाएंगे, r प्लस h का होल स्क्वायर इजिकल टू 2r स्क्वायर, दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर रूट, r प्लस h इजिकल टू √2r। तो h आ जाएगा √2r माइनस में r, और h आ जाएगा r इंटू में √2 माइनस 1। इसको वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं आगे। इस हाइट पर जाकर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जितनी सरफेस पे होगी उसकी हाफ हो जाएगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 1 2 3 4 जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन में पेपर में आने वाले हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। और देखिए स्टूडेंट, ये तो अपने पास हो गया इफेक्ट ऑफ हाइट। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ की। दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ देखिएगा, ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, अर्थ होगी भाई। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, इसका मास m हो गया, और इसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। तो यहाँ क्या है, अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, g आता है, और ये g कितना आता है, gm अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यदि मुझे इसको लिखना पड़ जाए डेंसिटी के टर्म में,
तो मैं क्या लिखूँगा 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है, अब मैं यहाँ से चला और मैं यहाँ पहुँच गया डेप्थ पर। ठीक है, कितना डेप्थ पे चला गया, तो मैं बोलूँगा डी डेप्थ पे चला गया। तो मैंने ड्रा किया ये वाला एक स्फीयर। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और उस सॉलिड स्फीयर वाले केस में न्यूटन शेल थ्योरम से क्या पाएंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट बचता है, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये वाली जो रेडियस बच गई, कितनी बच गई, r माइनस में d। तो सिर्फ इतने की वजह से क्या आएगा, फोर्स लगेगा। तो इतने ही मास की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वाला मास क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा md कर देता हूँ। चलो कितना कर देता हूँ मैं इसको, md। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 4/3 पाई। इसको मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी के टर्म में। तो r की जगह यहाँ रेडियस क्या बच जाएगी, r माइनस में d बच जाएगी, इंटू में जाएगा रो बाई जी, रो इंटू में जी। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जी डैश अपॉन में जी आ जाएगा 1 माइनस में d बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस में d बाई आर। तो डेप्थ के ऊपर क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी से कम आएगी। यानी डेप्थ में जाते ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ डेप्थ को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाए कि भाई चेंज इन जी कितना आएगा, जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, तो बोलेंगे जी माइनस में जी डैश, वो कितना आएगा, 1 माइनस में डी बाई आर इंटू में जी आएगा चेंज। कितना आएगा, डी बाई आर इंटू में जी। पूछा जाए फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या बनेगा, जी अपॉन में जी डैश, जी माइनस में जी डैश अपॉन में जी। ये जी यहाँ ले आए तो यहाँ बच गया डी बाई आर। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज। पूछा जाए परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज को इसी से क्या करेंगे, 100 को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। चेंज इन जी, इसको हम क्या बोलेंगे, और इस नीचे वाले क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज। क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज। और देखिएगा स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम बात करें एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर के ऊपर, अर्थ के सेंटर के ऊपर यहाँ से चले और अर्थ के सेंटर पे पहुँच गए, तो डेप्थ कितना चलेंगे, हम चलेंगे आर डेप्थ चलेंगे। तो यहाँ पर जब हम यहाँ रखेंगे आर अपॉन में आर, तो 1 माइनस में 1 हो जाएगा 0, जी इंटू में 0, 0 आ जाएगा। तो अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, 0 आता है। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट आएगा, वेट वो भी कितना आएगा, अर्थ के सेंटर के ऊपर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, ठीक है। तो एक बात ये पूछी जाएगी कि रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर विच जी सेम, कि हाइट निकालो, हाइट और डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो जहाँ पर दोनों जगह जी की वैल्यू क्या हो, चेंज हो। यानी एच हाइट पर और डी डेप्थ पर दोनों जगह क्या आना चाहिए, जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो जी डी डेप्थ के ऊपर और जी एच हाइट के ऊपर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डेप्थ में कितना आता है, जी 1 माइनस में डी बाई आर आता है, और हाइट में कितना आता है, जी 1 माइनस में 2h बाई आर आता है। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया, 1 माइनस में डी बाई आर आएगा, 1 माइनस में 2h बाई आर आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस में डी बाई आर और माइनस में 2h बाई आर, माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो रिलेशन क्या आएगी, d इज इक्वल टू 2h। ठीक है, यानी सपोज रो हाइट 40 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो डेप्थ में जाएंगे तो 80 किलोमीटर पे जाएंगे, ऊपर हाइट पर 40 किलोमीटर, डेप्थ में 80 किलोमीटर, दोनों जगह क्या आएगा, जी की वैल्यू सेम आएगी।
ओके, अब पूछा जाएगा कि भाई ग्राफ ड्रा करो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिस्टेंस के साथ क्या करता है, वेरी करता है। जो वेरी करता है तो इसका भाई ग्राफ बनाओ। क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ। जब हमने इफेक्ट ऑफ हाइट पढ़ा, हाइट वाले केस में क्या आया था, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया कि आर प्लस एच जो है वो सेंटर से हाइट है, वो कितनी होगी, आर होगी। तो यहाँ पर जी डैश कितना बनता है, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बनता है। जब हम हाइट की बात करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, जी डैश क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अच्छा, जब हमने बात की डेप्थ वाले की, तो डेप्थ वाले केस में क्या आया, जो जी डैश है उसको मैंने लिखा जी इंटू में 1 माइनस में डी बाई आर था, है ना। तो जी डैश कितना हो गया, जी, इसको मैंने लिखा एलसीएम लेके, तो ये आ गया आर माइनस डी बाई आर, है ना। तो ये जो आर माइनस डी आता है इसको मैंने बोला ये क्या है, आर ही है। क्या है, आर ही है। तो यहाँ जो जी डैश है वो कितना देगा, जी आर अपॉन में आर। तो यहाँ क्या आता है, जी प्रोपोर्शनल आर बन जाता है। क्या बन जाता है, जी प्रोपोर्शनल आर। ओके, तो देखिए अब हम ड्रा करेंगे ग्राफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस के साथ। ठीक है, जो हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, सेंटर से लेके सरफेस तक चलते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, जी प्रोपोर्शनल आर आता है। ठीक है, सेंटर से चले और आर रेडियस तक चले तो प्रोपोर्शनल आता है। इसके लिए क्या आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ क्या है, जी प्रोपोर्शनल आर है। उसके बाद जैसे ही सरफेस से आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट आ जाता है और वहाँ पर क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। उस केस में ग्राफ बन जाएगा ऐसे, तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी बातें होगी। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ के बारे में। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तीसरे इफेक्ट की बात कर लेते हैं। या स्टूडेंट, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इतनी सारी बातें, इतनी सारे फैक्ट्स जो आए हैं उनको याद रखें। थैंक यू वेरी मच।